गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः ईवीएस की क्लास में। और कैसे हैं मेरे भविष्य के शिक्षक? क्या हाल चाल है भाई? प्रणाम प्रणाम, खुश रहिएगा। गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से, किसी प्रकार की कोई समस्या हो पढ़ाई से संबंधित तो पूछ लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला है। मैं बोला तो था कल, थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है, हो सकता है कि मनमोहन जी को याद ना रहा हो। आज मैं दोबारा से बोल दूंगा, ठीक ना। आज दोबारा से, आज तक का बिलीव कीजिएगा। और जहां तक पता नहीं मैंने बोला भी था या भूल गया था, आज मैं कंफर्म आपको भिजवा दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ कौन सी वाली पीडीएफ चाहिए आप लोगों को? वर्ल्ड ज्योग्राफी की ना। चलिए हम दिला देंगे। गुड आफ्टरनून। चलिए, कल हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, ठीक ना। कल हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था और बताया था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। पृथ्वी के अंदर की परतों की बात कर रहे थे और हमने पृथ्वी की 3 परतों के बारे में आपको बताया था। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और सबसे नीचे कोर। और हमने आपको ये बताया था कि जो क्रस्ट है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में निकल और आयरन पाया जाता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है नीफे। क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है नीफे। सर अभी जनजातियां भी नहीं हुई है। हाँ तो मैंने कब कहा हुई है? अभी गया थोड़ा नो आप लोगों को छोड़ के। अभी है 10% कोर्स है आपका, ठीक ना। आते ही प्राइमरी जूनियर शुरू। अरे अभी मैं गया नहीं हूँ, अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िएगा आप। अभी आपके साथ बहुत रहना है। और कल आपका नोटिफिकेशन भी आ गया, 22 दिसंबर को परीक्षा है। आपका बैच बहुत पहले का है। आपका कंप्लीट हम लोग कोर्स करा देंगे, रिवाइज करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। बस अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा और धैर्य पूर्वक पढ़िएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है अभी आपके पास। 1 तारीख से भी जोड़ लिया जाए, दिवाली को छोड़ के भी, तब भी आपके पास लगभग 50 दिन बचेंगे, ठीक ना। चलिएगा। हाँ, सियाल, सीमा और नुफे। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी खत्म कराना हमारे इंस्टीट्यूट की विशेषता नहीं है। हम धैर्य पूर्वक खत्म कराते हैं। प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की। प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कहने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। बस आप ये शब्द मत यूज कीजिएगा कि सर जल्दी जल्दी खत्म करा दीजिएगा, ये हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। और इसी गुणवत्ता के लिए ही हम लोग जाने जाते हैं, ठीक ना। तो हम आपको करा देंगे और रिवाइज भी करा देंगे, नो डाउट। चलिए, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जो नया टॉपिक पढ़ेंगे ज्वालामुखी और भूकंप, या भूकंप और ज्वालामुखी। तो हम भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो हम पहले आपको समझाते हैं, आप अच्छे से चीजों को समझिएगा, ठीक ना। चलिए, हम हेडिंग डाल लेते हैं भूकंप। हम हेडिंग डालते हैं भूकंप, अर्थक्वेक बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो भूकंप शब्द है, भूकंप, इसको अर्थक्वेक कहते हैं, या भू का अर्थ पृथ्वी है और कंप का अर्थ कंपन करना है। भू का अर्थ पृथ्वी और कंप का मतलब कंपन, यानी पृथ्वी का कंपन करना, या पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की हलचल को हम क्या नाम दे देते हैं? उस हलचल को हम नाम दे देते हैं भूकंप। उस हलचल को हम क्या नाम दे देते हैं? उस हलचल को नाम दिया जाता है भूकंप। अब ये भूकंप कई तरीके से आ सकते हैं, या भूकंप आने के कई सारे रीजन हैं। एक रीजन तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, जिसमें 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उनमें कंपन होगा, और कंपन के कारण उसको हम नाम दे देते हैं भूकंप। तो आपको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं। और भूकंप आने का एक और रीजन होता है बांधों के जल का। कोई बांध अगर टूट जाता है, तेजी से पानी गिरता है तो हलचल हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसी बात नहीं है। भूकंप आने के कई सारे रीजन है, जो जो बेसिकली पूछा जाता है, या जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसको सुनिएगा। हिंदी वाली सर हम लोगों को धोखा देती है। नहीं, धोखा नहीं दिया है सर, व्यस्तता है थोड़ा, उनका सर का स्वास्थ्य भी सही नहीं है, आएंगे अभी। चलिए देखिएगा, हमने कल आपको ये बताया था कि हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये सतह है यहाँ पर हमारी, और जो नीचे वाला भाग है ये हमारा केंद्र होता है। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम धरातल के अंदर की परतों में जाते हैं, जैसे जैसे हम धरातल के अंदर की परतों में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? तापमान में वृद्धि होती है। अंदर की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अभी बताइएगा, यदि अंदर की परतों में हम जा रहे हैं और तापमान में यदि वृद्धि हो रही है, तो जो अंदर पदार्थ पाए जाएंगे, मान लीजिएगा वो ठोस अवस्था में है, तो ये अधिक तापमान होने के कारण ये ठोस पदार्थ
किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे? तो ये ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ठोस किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे? तो ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो यहाँ से तरंग की उत्पत्ति होती है। कोई भी ठोस होगा, ठोस को जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के कारण क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के कारण तरंग की उत्पत्ति कर देता है। किसकी उत्पत्ति कर देता है? तरंग। अब यहाँ जहां से तरंगों की उत्पत्ति होती है, जहां से तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। हाइपोसेंटर, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। लेकिन यहां से तरंग की उत्पत्ति जरूर हो रही है अधिकेंद्र से, लेकिन अधिकेंद्र पर किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है। अच्छे सुनिएगा, अधिकेंद्र पर तरंग की उत्पत्ति जरूर होती है अधिकेंद्र से, लेकिन अधिकेंद्र पर किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है। और अधिकेंद्र पर कंपन न होने का कारण ये है क्योंकि ऊपर वाली पिंड नीचे वाली पिंडों पर, या ऊपर वाली चट्टानें नीचे वाली चट्टानों पर दाब डालती हैं, भार डालती हैं, अपना प्रेशर डाले रहती है, और प्रेशर अधिक होने के कारण ये कंपन नहीं कर पाती है। ठीक है ना? उदाहरण के तौर पर पहले कमेंट पढ़ूं, सर पर्यावरण, अभी मैं गया नहीं हूं गुप्ता जी, मैं जब जाऊंगा ना तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं हर एक चीज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपकी तिथि, आपके दिवस, आपके आंदोलन में सब कुछ पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है ना? आप इसके बेफिक्र रहिएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, अब बस उस पर फोकस करिए। जिस दिन मैं कहूंगा कि बाबू आज आपका कोर्स समाप्त, उस दिन आप हमसे कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया था। बीच में पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग। ठीक है ना? चलिएगा, समझिएगा अच्छे से। ऊपर की परतें नीचे की परतों पर दबाव डालती है, इसलिए नीचे जहां से तरंगों की उत्पत्ति हो रही है वहां पर कंपन नहीं आएगा। चलिए हम आपको बेसिकली एक तरीका समझाते हैं, आप समझिएगा। आप लोगों में से आप लोग जानते होंगे, और ये मैं बेसिकली क्लास में ऑफलाइन में बताने में ज्यादा मजा आता है इस बात को। होता क्या है कि जैसे मान लीजिएगा जन्माष्टमी है, या मुख्य रूप से होली पर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में हम लोग खेल खेलते हैं, गेम खेलने जाते हैं। ऊपर एक मटकी को टांग देते हैं। अच्छे समझिएगा, ऊपर एक मटकी को टांग दी हमने, एक रस्सी से यहाँ पर हमने एक ऐसी मटका या मटकी को ऐसे बांध देते हैं, टांग देते हैं, और इसको फोड़ते हैं। आज मैंने एक क्लास में पूछा ऑफलाइन में कि यही पढ़ा रहा था, मैंने कहा कैसे फोड़ेंगे? तो कहता है एक लड़का, सर सीधा बंदूक मार देंगे। बंदूक मारेंगे नहीं, बंदूक मार देंगे फिर मजा क्या आएगा। ठीक है ना? तो मटकी फोड़ कार्यक्रम बोलते हैं इसको, मटकी फोड़ कार्यक्रम। समझिएगा अच्छे से, मैं कॉन्सेप्ट यही बता रहा हूं आपको। मटकी फोड़ कार्यक्रम में होता क्या है कि हम 10 व्यक्तियों को नीचे खड़े करते हैं। उन 10 के ऊपर मान लीजिएगा 8 व्यक्ति खड़े हो गए। 8 व्यक्ति के ऊपर मान लीजिएगा 6, 6 के ऊपर मान लीजिएगा 4, 4 के मान लीजिएगा 2, और सबसे ऊपर 1। और जो सबसे टॉपर होगा वही मटकी को फोड़ देगा। अभी बताइएगा, अगर मान लीजिएगा यहां पर एक हम साउंड सिस्टम रखे हुए हैं, यहां पर एक साउंड है, एक डीजे है। यदि इस डीजे से गाना बजे, यानी डीजे से जब गाना बजेगा तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी। और ध्वनि मतलब क्या? ध्वनि मतलब तरंग। ध्वनि मतलब क्या? तरंग। ये बताइएगा, जब यहां से तरंग की उत्पत्ति होगी और नाचना चाहेंगे सभी लोग, तो बताइएगा वह कौन सा व्यक्ति है जो नाचेगा? जो सबसे टॉप पर होगा यही नाच सकता है। ये 10 लोग चाहे कर भी नहीं नाच सकते। क्यों नहीं नाच सकते? क्योंकि 10 के ऊपर 8 है, 8 के ऊपर 6 है, 4 है, 3 है, 2 है। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो 18, 2, 20, 21। ये जो 10 लोग हैं इनके ऊपर ऊपर के 21 लोगों का भार है, और अधिक भार होने के कारण यह चाहे करके भी नहीं नाच सकते, यानी चाहे करके भी ये इनके पैर है मान लीजिएगा, चाहे करके भी एक कंपन नहीं कर सकते, कंपन नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछे कि ये 10 व्यक्ति जो नीचे के हैं कंपन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप बताएंगे सर क्योंकि ऊपर के लोगों का इनके ऊपर क्या है? ऊपर के लोगों का इनके ऊपर भार है, और अधिक भार होने के कारण ही कंपन नहीं कर पाते। बोलिए, बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो बताएं जल्दी से। दबाव, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, बिल्कुल सही। क्लियर है ना? नीचे वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे वाले पर दबाव रहता है। चलिए अब बताइएगा, तरंग की उत्पत्ति जहां से होगी उसको हमने एक नाम दे दिया, और नाम दे दिया अधिकेंद्र। लेकिन अधिकेंद्र से तरंगें जो होंगी वो तरंगें अधिकेंद्र से ऊपर की ओर बढ़ेंगी, सतह की ओर, और जब सतह की ओर बढ़ेंगी
तो सतह पर जब ये तरंगे आ जाएंगी तो सतह को विपरीत दिशा में क्या कर देंगी, सतह को विपरीत दिशा में विस्थापित कर देंगी। और जब सतह को विपरीत दिशा में, ऊपर की चट्टानों को विपरीत दिशा में विस्थापित कर देंगी तो उन पर कंपन आ जाएगा, और इसी कंपन को हम क्या नाम दे देंगे, इसी कंपन को हम नाम दे देंगे भूकंप। क्या नाम दे दिया जाएगा इसको, भूकंप। ये जो भूकंप है ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न तरंग के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न तरंग के द्वारा एक कंपन उत्पन्न हो रहा है, और इसी कंपन को हमने क्या नाम दे दिया, इस कंपन को हमने नाम दे दिया भूकंप। और जहां से उत्पन्न हो रहा है उसी अधिकेंद्र, और जहां पर कंपन सबसे पहले आता है, जहां पर कंपन सबसे पहले या जहां पर कंपन सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको अवकेंद्र कहते हैं। उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है अवकेंद्र। क्या नाम दिया जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं अवकेंद्र। तो अधिकेंद्र और यहां पर अवकेंद्र, अधिकेंद्र और अवकेंद्र ये दोनों आपको याद रखना है। इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं और इसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अवकेंद्र, अवकेंद्र और अधिकेंद्र, ठीक ना। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, तो यहां से तरंग उत्पन्न हुई और तरंग सतह पर आ गई, और जब सतह पर तरंग आ जाएगी तो सतह की जो चट्टाने होंगे, सतह के जो पिंड होंगे, उन पिंडों को विपरीत दिशा में विस्थापित कर देंगे। और उन पिंडों को जब विपरीत दिशा में विस्थापित कर देंगे तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे, इसी को हम नाम दे देते हैं तरंग। क्या नाम दे देंगे इसको, इसको हम नाम दे देंगे तरंग, ठीक ना। अब देखिएगा हम तरंग की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अब सुनिएगा, एक तरंग तो हो गई। अब तरंग जो है वो तीन प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंग जिसको हम इंग्लिश में सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स तीन होती हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग, ठीक ना। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग इनको हम पी वेव बोलते हैं, WAV, पी वेव, ठीक ना। पी से मतलब प्राइमरी, और प्राइमरी का हमने पी ले लिया। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक का मतलब होता है क्या, प्राथमिक का मतलब होता है सबसे पहले। तो अधिकेंद्र से जो सबसे पहले, ठीक ना, समझिएगा अच्छे से, जहां से तरंग सबसे पहले उत्पन्न होती है, और या सॉरी, अधिकेंद्र पर जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है उनको हम प्राथमिक तरंग या क्या कहते हैं, उनको हम प्राथमिक या पी तरंग कहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, उत्पत्ति सबसे पहले, इनकी उत्पत्ति क्या है, इनकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, ठीक ना। उत्पत्ति तो सबसे पहले होती है, और चूंकि इनकी उत्पत्ति कहां से होगी, इनकी उत्पत्ति अधिकेंद्र से होगी, तो अधिकेंद्र से उत्पत्ति होने के कारण क्या ये तरंग कंपन कर पाएंगी, अधिकेंद्र से उत्पत्ति होने के कारण यह तरंग उत्पन्न, सॉरी, यह तरंग कंपन नहीं कर पाएगी, कंपन नहीं कर पाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी तरंग के बारे में, इनकी तीव्रता सबसे कम होती है, इनकी तीव्रता सबसे कम होती है, सबसे कम। अर्थात इनके द्वारा नाम मात्र के भूकंप आते हैं या नाम मात्र की कंपन होते हैं, इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता है। प्राथमिक तरंगों के बाद जो दूसरी तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको हम द्वितीयक तरंग कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। द्वितीयक तरंग, और द्वितीयक को इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, इसलिए एस तरंग, द्वितीयक तरंग या एस तरंग, द्वितीयक तरंग या एस तरंग। पी के बाद इनकी उत्पत्ति होती है, पी मतलब पी तरंग की बात हो रही, पी के बाद उत्पत्ति, पी तरंग के बाद इनकी क्या होती है, पी तरंग के बाद इनकी उत्पत्ति होती है। तीव्रता पी से अधिक होती है, इनकी तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है। तीव्रता क्या होती है, तो तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है, तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है, ठीक ना। अब देखिएगा तीव्रता पी तरंग से अधिक हो गई। उसके बाद जो तीसरी तरंगें होती हैं उनका नाम होता है सतही तरंग,
सतही तरंग सरफेस वेव, सतही तरंग या सरफेस वेव, इसको एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। एल तरंग, सरफेस वेव यानी एल तरंग। होती क्या है तो अभी हम आपको समझा देंगे। पी तरंग यानी सतही तरंग यानी एल तरंग। होता क्या है, पी और एस तरंगें जब धरातल के समीप मिलती हैं, इसमें समझाते हैं डायग्राम में। मान लीजिएगा ये वाली एक तरंग है पी, और यहां से मान लीजिएगा यहीं से एक और तरंग निकली एस। ये दोनों तरंगें जब सतह पर मिल जाएंगी तो पी और एस तरंगें जब सतह पर आपस में मिलती हैं तो एक नई तरंग की उत्पत्ति होती है, और उस नई तरंग को नाम दिया जाता है सतही तरंग। क्या नाम दिया जाता है, उस तरंग को नाम दिया जाता है सतही तरंग। तो एल तरंग या सतही तरंग, इनकी खोज एच डी लव नामक वैज्ञानिक ने की। इनकी खोज या इनकी नहीं, इनका खोज करता सीधा सतही तरंगों के खोज करता। तो सतही तरंगों के जो खोज करता है उनका नाम एच डी लव है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम एच डी लव है, सतही तरंगों के खोज करता है जी, ठीक ना। सतही तरंग पी एवं एस तरंग के मिलने के बाद, पी एवं एस तरंग के मिलने से उत्पन्न होती है। पी एवं एस तरंग के मिलने से उत्पन्न होती है कौन सी तरंग, सतही तरंग, ठीक ना। चूंकि ये सतह के समीप मिलती इसलिए सतही नाम दिया गया। और सतह के समीप जब मिलेगी, सतह के समीप मिलेंगे क्या, जब सतह के समीप मिलेंगे इस सतह पर किसी दूसरी चट्टान का भार होगा, किसी दूसरी चट्टान का यहाँ पर दाब होगा, तो नहीं होगा। तो सतह के समीप मिलने के कारण, सतह के समीप मिलने के कारण इनको सतही तरंग कहते हैं। और सतह के समीप मिलने के कारण ही इनकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। तीव्रता लिखा है, इनकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। तीव्रता क्या, तो तीव्रता सर्वाधिक, ठीक है। ये तीन तरंग हैं, इन तीनों तरंगों को आपको याद रखना है। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग, सॉरी तृतीयक नहीं, सतही तरंग। तीनों तरंगों को याद रखना है। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जब तक आप लोगों की समस्याएं सुन लें। हाँ, कंपन अधिक होते हैं इसलिए इनको विनाशकारी भी कहते हैं। तीव्रता के कम या ज्यादा होने का क्या कारण बाबू, सीधी सी बात है, प्रेशर। चूंकि ये तरंगें जो है, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें जो है वो केंद्र से, अधिकेंद्र से उत्पन्न हो रही हैं, और ऊपर की पिंडों का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दबाव है। और सतही तरंग जो है वो सतह पर उत्पन्न हो रही है, और सतह पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, इसलिए उनकी तीव्रता सतह पर तीव्रता अधिक है। भाई ये वाला लिखे तो है, इसलिए तो इतना समझाए थे आपको। ये वाला 10 व्यक्ति जो नीचे खड़े हैं मटकी फोड़ कार्यक्रम में, इनके ऊपर दबाव अधिक है। जो ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है इसके ऊपर दबाव कोई नहीं, तो यह अधिक कंपन करेगा, अधिक मात्रा में संचलन कर सकता है, और यह कम मात्रा में संचलन करेंगे, सीधा सा है। लाइए एक और दीजिएगा। हो गया। हाँ, अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसको रिएक्टर से मापा जाता है, और रिएक्टर के साथ साथ सिस्मोग्राफ। हाँ, आयतन कम होता है, हम आपको पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर आयतन में कमी आती है, सॉरी आयतन में वृद्धि होती है, हाँ आयतन में कमी होती है और घनत्व में वृद्धि होती है। भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं, नहीं किससे मापते हैं। अब आकाश मिश्रा जी आप लेट हो गए हैं, तरंग उत्पन्न होने का कारण मैं समझा चुका हूं, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं है। तरंग उत्पन्न होने का कारण टेम्परेचर, अंदर की परतों में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ठोस है वो द्रव में कन्वर्ट होगा, और जब कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है तो वह तरंग को उत्पन्न कर देता है, ठीक ना। चलिए इसे सुनामी बोलते हैं, इसे सुनामी नहीं बोलते, सुनामी समुद्रों में आती है, और ये धरातल पे, जिस प्रकार धरातल पे कंपन आते हैं उसको हम भूकंप कहते हैं, उसी प्रकार समुद्री क्षेत्रों में जो कंपन होते हैं जिसके कारण से पानी ऊंची ऊंची लहरें मारता है उसको हम सुनामी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, एक शब्द है सिस्मोग्राफ।
सिस्मोग्राफ, हिंदी में भूकंप लेखी बोलते हैं, भूकंप लेखी। तरंग का प्रकार एवं तरंग की तीव्रता मापते हैं। तरंग का प्रकार एवं तरंग की तीव्रता मापते हैं। तरंग का प्रकार का मतलब यहां से हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार की तरंग आई है। पी तरंग आई है, कौन सी तरंग आई है, पी तरंग आई है या एस तरंग आई है, ठीक ना, या एल तरंग आई है। तो इनसे हम दो चीजें मापते हैं सिस्मोग्राफ से। हम तरंग का इससे प्रकार भी माप सकते हैं और तरंग की तीव्रता भी मापते हैं। और इसका जो पैमाना होता है वो 0 से 9 के मध्य होता है, यानी 0 से 9 तक की तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का ही यूज करते हैं और ये सबसे अच्छा होता है। उसके बाद एक और मापन शैली का एक प्रक्रिया और रेक्टेल बोलते हैं, रेक्टेल स्केल। रेक्टेल स्केल, जो रेक्टेल स्केल होता है इससे हम तरंग की तीव्रता मापते हैं। तरंग की तीव्रता रेक्टेल स्केल से क्या मापते हैं, तो रेक्टेल स्केल से तरंग की तीव्रता मापते हैं, ठीक ना। तरंग की तीव्रता दोनों से मापी जा रही, अंतर इतना है इसका पैमाना जो होता है वो 0 से 11 के मध्य होता है। कहां से, 0 से 11 के मध्य होता है। और सिस्मोग्राफ का होता है वो 0 से 9 के मध्य होता है, 0 से 9 और ये 0 से 11, ठीक ना। हाँ, पैमाना होता है, एक प्रकार का पैमाना है। मार्केली भी होता है, मार्केली स्केल बोलते हैं। तरंग की तीव्रता मापते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, तरंग की तीव्रता और तरंग का प्रकार किससे मापते हैं, और ऑप्शन में अधिकांश आपको सिस्मोग्राफ ही मिलेगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तरंग की तीव्रता, मार्केली स्केल भी होता है, उसे भी तरंग की तीव्रता ही मापते हैं, ठीक ना। तो एक और लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहे, मार्केली स्केल, मार्केली स्केल, इससे भी तरंग की तीव्रता मापते हैं, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा आप है, ठीक ना। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर की परतों में जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि होती है, तो तापमान में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर द्रव का निर्माण हो जाता है। यह एक प्रकार का गर्म पदार्थ होता है, गर्म पदार्थ। और इस गर्म पदार्थ को एक नाम दिया जाता है लावा, सॉरी, इस गर्म पदार्थ को एक नाम दिया जाता है मैग्मा। और यह मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर की परतों को तोड़ते हुए धरातल पर आता है, पृथ्वी के अंदर की परतों को तोड़ते हुए धरातल पर आता है और बाहर निकल जाता है। जब ये लावा बाहर, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, लावा। और जब लावा धरातल पे फैल जाता है और धरातल पे फैलने के कारण धीरे धीरे यह ठंडा होता है, यानी इसमें शीतलीकरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, शीतलीकरण। और शीतलीकरण की प्रक्रिया होने के कारण किसका निर्माण हो जाता है, शीतलीकरण की प्रक्रिया होने के कारण किसका निर्माण हो जाता है, चट्टान का। शीतलीकरण की प्रक्रिया होने के कारण किसका निर्माण हो जाता है, तो शीतलीकरण की प्रक्रिया होने के कारण चट्टान का निर्माण हो जाता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। तो अंदर की परतों में जो गर्म पदार्थ है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जब यह मैग्मा धरातल पर आता है तो ये कंपन, तो ये इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। ये बताइएगा जब लावा बाहर निकलेगा तो क्या, मान लीजिएगा दो चट्टाने हैं और यहाँ बीच से लावा निकला, दो चट्टान बीच से लावा जब निकलेगा तो क्या इन चट्टानों को विस्थापित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जब यहाँ ये दो चट्टान लगी हुई हैं, बीच से यहाँ से लाभ आएगा तो ये चट्टानें क्या हो जाएंगी, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएंगी। जब चट्टानें विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएंगी तो कंपन होगा।
अर्थात मेरे मेरे कहने का सेंस ये था कि जहां पे ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहां पर भूकंप जरूर आएंगे। जहां पर भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहां पर भूकंप जरूर आएंगे। अर्थात ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं। एकदम कान में गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए, थैंक यू कुमार नीरज जी, थैंक यू, ठीक ना। तो मैं ये बता रहा था कि जब ये दो चट्टाने हैं और जब ये लावा आएगा नीचे से, तो ये लावा क्या करता है, चट्टान को विपरीत दिशा में विस्थापित कर देगा, और जब ये विपरीत दिशा में विस्थापित कर देगा तो वहां पर भूकंप की उत्पत्ति जरूर होगी। अर्थात जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र है, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं। एकदम अच्छे से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक ना। ठीक ना, देखिएगा अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिससे हमेशा लावा बाहर निकलता रहे उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। भाई एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हमेशा जाग रहा हो, तो जागृत भी बोलते हैं इसे, एक्टिव या जागृत या सक्रिय। तो ऐसी ज्वालामुखी जिनसे हमेशा लावा बाहर निकलता हो उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी जिनसे आज लावा नहीं निकल रहा है परंतु भविष्य में लावा निकलने की संभावना है, उनको हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और ऐसे ज्वालामुखी जिनसे ना तो आज लावा निकल रहा है और ना ही कभी भविष्य में लावा निकलेगा, उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, और उनके लिए शब्द यूज किया जाता है मृत ज्वालामुखी। क्या शब्द यूज किया जाता है, उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। हम हाल में आपको पढ़ा चुके हैं, तब भी हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। एक ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी का नाम कोटोपैक्सी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, हम ये भी पढ़ाए आपको कि जिस देश में है उस देश का नाम इक्वाडोर है। मेरे बाजू में एक भैया जी रहते हैं, टीटी की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद की बहुत फेमस ऑफलाइन संस्थान में पढ़ते हैं। बैठे थे आज बाजू में मेरे, 1 घंटे का समय था आज हमारे पास। एक प्रैक्टिस सेट लेके आ गए, बोले भैया देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और हमें तो कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हमने कहा भाई दिखाइए, हम भी देखें। यही वाला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन यही था पर्यावरण का कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। हमने कहा ये तो मैंने हर एक बैच में पढ़ा है अपने, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। बोले भैया वही हुआ ना कि भीड़ के चक्कर में चले गए, और जब भीड़ के चक्कर में चले गए तो वहां पर तो कुछ है नहीं, भीड़ भाड़ से बचिएगा, ऐसी जगह पे हमेशा जाइएगा जहां पर आपको टीचर के ऊपर विश्वास हो। और कहने की जरूरत है नहीं, टारगेट तालुक आपके साथ है। चलिए, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। उसके बाद भारत में एक है, और भारत में जो है वो है बैरंदुई। बैरंदुई पे एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और ये भारत देश में है, और भारत देश में ये अंडमान निकोबार में है। कहां पर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में, ठीक ना। उसके बाद एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसका नाम स्ट्राम्बेली है, स्ट्राम्बेली। और ये स्ट्राम्बेली जो है ये भूमध्य सागर में है। और भूमध्य सागर में यहाँ हम आपको एक जलसंधि पढ़ाए होंगे, भूमध्य, पहले भूमध्य लिख दूं अच्छे से। हम भूमध्य सागर में एक जलसंधि पढ़ाए होंगे आपको, जिब्राल्टर जलसंधि। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एक मार्ग है ना, जिब्राल्टर जलसंधि। इसलिए जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर की चाबी के नाम से जानते हैं, यही मैं पढ़ाया हूं आपको। तो जब इस जिब्राल्टर जलसंधि से भूमध्य सागर में पानी वाले जहाज प्रवेश करते हैं, तो वहां पर एक जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम स्ट्राम्बोली। और जिससे जब लावा पर्याप्त मात्रा में निकलता है तो लावा के साथ साथ कई प्रकार की गैसें निकलती है, मैं वायु प्रदूषण में आपको पढ़ाया हूं। और लावा में गैसें निकलने के साथ साथ तेज प्रकार से रोशनी भी निकलती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इसलिए स्ट्राम्बेली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भैया कौन है, तो
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बेली है। उसके बाद ये भी हम आपको पढ़ा है, माउंट कैमरून, कैमरून देश में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, तो हम सीधा देश का नाम लिख दे रहे हैं, कैमरून देश है। उसके बाद माउंट एरेबस, माउंट एरेबस, और यह एक ऐसे महाद्वीप पर है जहां पर मानव जीवन संभव नहीं है, और ऐसा महाद्वीप जहां पर मानव जीवन संभव नहीं है उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अंटार्कटिका। उसके बाद एक और याद रख लीजिएगा, विसुवियस, विसुवियस, और जो विसुवियस है वो इटली में है। विसुवियस कहां है? विसुवियस इटली में। सुसुप्त की बात करें तो भारत में एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, इसी को सबसे ज्यादा याद रखना है और मैं इसी के लिए पढ़ा ही रहा हूं। भारत में एक बहुत सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, कई बार पूछा जाता है, नारकोंडम। आपको एक ही लिखाएंगे और एक ही याद रखना, यही मिल जाएगा आपको, नारकोंडम। और नारकोंडम कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार कहां पर है? तो भारत में है, अंडमान निकोबार। आपको केवल एक ही याद रखना है, मैं बर्डन आपको नहीं दे रहा हूं। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 लिखाया हूं मैं आपको, ठीक ना। अब आते हैं मृत ज्वालामुखी में, तो भारत में एक है पारसनाथ। इसको पहले पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते थे। पार्श्वनाथ, जैन धर्म में एक मुनि हुए थे पार्श्वनाथ, संवेद शिखर बोलते थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से यहीं पर उन्हें ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। पारसनाथ, पारसनाथ कहां पर है? ये भारत में है, मृत में बोल रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको मैं आपको पढ़ाया हूं, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। और जो ओजोस डेल सलाडो मृत ज्वालामुखी पर्वत है, यह चिली और अर्जेंटीना दो देशों की सीमा पर, एक का नाम चिली है और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम अर्जेंटीना है, चिली और अर्जेंटीना में, ठीक ना, ओजोस डेल सलाडो। उसके बाद एक और याद रख लीजिएगा आप, जिसका नाम चिम्बाराजो है, चिम्बाराजो। और चिम्बाराजो जो है वो इक्वाडोर में है। चिम्बाराजो कहां पर है? तो चिम्बाराजो इक्वाडोर में, ठीक ना। ये बाबू मृत है, ये सुसुप्त है और ये सक्रिय है। आपको तीनों याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ऐसे अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आप लोग नोट्स बहुत अच्छा बना रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले आप ही लोग में से किसी का नोट देखा था, बहुत अच्छा लगा देखकर। चलिए, हो गया। चलिए, तो आज हम यहीं रख लेते हैं। अब कल जब मिलेंगे हम आपसे कल, तो या तो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, अभी क्लियर नहीं कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस ही कराएंगे आपको, प्रैक्टिस सेट भी करा सकते हैं या पढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी होगा, प्रैक्टिस सेट तो कराना ही कराना है, ठीक ना। चलिए, तो आज यहीं रख लेते हैं, इसके यहाँ कल मिलते हैं। थैंक यू।